Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of contract of bailment which we have already studied. So in today's video I am going to start from section 160 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट के टॉपिक पर वीडियो बनाएं, एक कंप्लीट वीडियो। हमने कुछ सेक्शंस तो पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब लेट्स रिकैप्चुलेट दैट व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। सो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट क्या है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक बंदे से दूसरे बंदे को आप गुड्स डिलीवर करते हो फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है, वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, तो वो गुड्स दूसरे बंदे से वापस पहले बंदे को रिटर्न कर दी जाती हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक को हम कहते हैं बेलर और एक को कहते हैं बेली। बेलर कौन है? जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, और बेली कौन है? जो इन गुड्स को रिसीव कर रहा है। सो ये सिंपली कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, बहुत ही सिंपल सा है। आज हम सेक्शन 160 से डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक्चुअली स्टार्ट होता है सेक्शन 148 से, लेकिन सेक्शन 148 से 159 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक क्या है? सेक्शन 160 से। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेक्शन 160 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 160 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद रिटर्न ऑफ गुड्स bailed on the expiration of certain time period or on the accomplishment of some purpose, वो पर्पस जिसकी बिना पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया गया था। सो सेक्शन 160 की जो टाइटल है वो क्या कह रहा है कि जो गुड्स बेलर ने बेली को दी थी, अब जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है तो वो गुड्स किस तरह का रिटर्न करने का क्या प्रोसेस है। सो सेक्शन 160 में दो बातें हैं, एक तो पर्पस की एकम्प्लिशमेंट की और दूसरी एक्सपायरेशन ऑफ टाइम पीरियड की। बेली कौन है? रिसीवर ऑफ गुड्स। नाउ द रिसीवर ऑफ द गुड्स इज इंटाइटल्ड टू रिटर्न द गुड्स टू दैट पर्सन हु हैज डिलीवर्ड हिम दैट गुड्स। यानी कि बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेलर को गुड्स रिटर्न करेगा। कब रिटर्न करेगा? सेक्शन 160 के अकॉर्डिंग, जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। किसका टाइम पीरियड? कॉन्ट्रैक्ट का। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जितने टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेलर को उसकी गुड्स रिटर्न कर देगा, या फिर अगर पर्पस फुलफिल हो जाता है। सो इस सेक्शन में दो बातें हैं, एक तो टाइम पीरियड की एक्सपायरेशन की और सेकेंडली पर्पस की एकम्प्लिशमेंट की। तो जब ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी तो बेली बेलर को उसकी गुड्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 161। सेक्शन 161 किसके साथ डील करता है? बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी when the goods not duly returned। अब इस सेक्शन में क्या बात की गई है? सेक्शन 160 और 161 तकरीबन सेम है। अब जब गुड्स प्रॉपर टाइम पीरियड पे रिटर्न नहीं हुई तो उस वक्त बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये सेक्शन का टाइटल बता रहा है। सो अगर हम सेक्शन की बेयरट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाएं तो सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर बेली फेल हो जाता है इन द रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी कि अगर बेली ने बेलर को गुड्स रिटर्न नहीं की,
कब रिटर्न नहीं की? एट प्रॉपर टाइम। अब यहाँ प्रॉपर टाइम से क्या मुराद है? वही चीज जो हमने सेक्शन 160 में डिस्कस की थी, यानी ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम पीरियड या फिर ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। अगर इस टाइम पीरियड के दौरान बेली ने गुड्स बेलर को रिटर्न नहीं की, वो इस चीज में फेल हो गया है, उसने प्रॉपर तरीके से गुड्स वापस नहीं की, जिसकी वजह से बेलर को किसी भी किस्म का कोई लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है। लेट से कि वो गुड्स पेरिशेबल गुड्स थी, वो गल सड़ जाने वाली गुड्स थी, खराब हो जाने वाली गुड्स थी, और अगर वो गुड्स खराब हो गई हैं और इस खराब होने से बेलर को नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान कौन कंपनसेट करेगा? दैट लॉस विल बी कंपनसेटेड बाय द बेली एज पर सेक्शन 161 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 162। सेक्शन 162 क्या कहता है? टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट अपॉन डेथ। ये सेक्शन क्या कह रहा है? अब यहां आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा, ग्रेटिशियस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस ग्रेटिशियस का मतलब क्या है। इस ग्रेटिशियस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मीनिंग आता है मुफ्त, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अकॉर्डिंग देखना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अकॉर्डिंग बेलमेंट दो तरह की होती है, एक ग्रेटिशियस और एक नॉन ग्रेटिशियस। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है जो कि बेलमेंट का ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि ये कार बेलर ने बेली को दी है। अमानत के तौर पर बेलर ने बेली को क्या कहा कि तुम मेरी ये कार अपने पास रखो, जब मेरा पर्पस एकम्प्लिश हो जाएगा तो मैं तुमसे ये कार वापस ले लूंगा। अब वो कार बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और बेली ये कह रहा है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव कार अगर अपने पास इमानत के तौर पर रख रहा हूं तो मुझे उसके कुछ कस्टडी चार्जेस भी मिलने चाहिए, कुछ कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। जो कस्टडी चार्जेस है उनको हम एज कंसिडरेशन ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। क्या होता है कि बेलर बेली को उस कार की कुछ कंसिडरेशन दे देता है, कस्टडी चार्जेस दे देता है। या फिर इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, अगर बेली ने अपने किसी मकसद के लिए बेलर से वो गाड़ी ली है और बेलर बेली को ये कह रहा है कि तुम मुझे कुछ हायर चार्जेस दो, यानी मैंने तुम्हें अपनी कार दी है कुछ अरसे के लिए, तो तुम मुझे इसके कुछ हायर चार्जेस भी दो। अब ये जो हायर अमाउंट है बेलर बेली को दे रहा है, ये कंसिडरेशन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है। इसको हम क्या कहते हैं? ये नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है, यानी इसमें आपको विदाउट चार्जेस कोई चीज नहीं डिलीवर की जा रही, ग्रेटिशियसली नहीं दी जा रही, बल्कि आपने उसके कुछ चार्जेस पे किए हैं। ये थी नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस बेलमेंट में क्या है कि आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, आपको किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं देना पड़ता, ना हायर चार्जेस ना कस्टडी चार्जेस। ये था ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस का डिफरेंस। अब सेक्शन 162 क्या कह रहा है? सेक्शन 162 कह रहा है कि ग्रेटिशियस बेलमेंट में अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, लेट से बेलर की या बेली की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट उसी वक्त खत्म हो जाएगा और गुड्स उनके वुरसा को वापस कर दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 163। सेक्शन 163 किसके साथ डील कर रहा है? सेक्शन 163 कहता है बेलर इंटाइटल्ड टू रिसीव इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गुड्स बेल्ड। ये सेक्शन क्या कह रहा है? सिंपली अगर हम इसके टाइटल को समझें कि बेलर ने जो गुड्स बेली को डिलीवर की हैं, अगर उन बेल्ड गुड्स से किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉफिट आ रहा है, कोई भी मुनाफा आ रहा है, तो उसका हकदार कौन है? उसका हकदार है बेलर। कैसे? सेक्शन 163 इसको एक्सप्लेन कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉफिट कैसे आता है। गुड्स बेल कर दिया आपने तो उससे बैठे बिठाए कैसे आपको मुनाफा मिलता है। सो सेक्शन 163 के अकॉर्डिंग जो आपने गुड्स बेल की हैं, जो बेल्ड गुड्स हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि वो गुड्स क्या थी, वो आपकी कोई काउ थी या आपकी कोई गोट्स थी, ठीक है। आपने वो चीज़ डिलीवर कर दी बेली को कि तुम एज अमानत के तौर पर मेरी ये गुड्स अपने पास रखो। इस टाइम पीरियड के दौरान ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस काउ और गोट्स ने बच्चे दे दिए, तो अब क्या होगा, अब ये तो एक तरह से प्रॉफिट आ गया कि फॉर एग्जाम्पल उसने तो उसे सिर्फ अपनी काउ और गोट्स ही दी थी। अब जब उनके बच्चे हो गए तो इन बच्चों पे हक किसका आएगा, क्योंकि ये गुड्स बेलर की थी, लिहाजा बेली इनको अपने पास नहीं रख सकता। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेलर की गुड्स के साथ साथ along with that goods वो इनको ये बच्चे भी डिलीवर करेगा। एज पर सेक्शन 163 बेलर इंटाइटल्ड है कि जितना प्रॉफिट आएगा वो उसको रिसीव करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 164। अब सेक्शन 164 क्या कह रहा है, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, यानी कि बेलर और बेली की क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, बेली के राइट्स क्या हैं और बेलर्स की ड्यूटीज क्या हैं। सो सेक्शन 164 बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बेली। अब सेक्शन 164 की डायरेक्ट लैंग्वेज को अगर हम देखें तो ये सेक्शन कहता है कि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अगर बेली को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, किसकी वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऑब्जेक्ट की वजह से। अब वो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्वियसली वो कोई गुड्स हैं जो डिलीवर की गई थी बेलर की जानिब से बेली को। अगर इन गुड्स की वजह से बेली को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंच रहा है तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, उस नुकसान को कौन कंपनसेट करेगा। सेक्शन 164 ये कहता है कि बेली का ये राइट है कि उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। यानी द राइट ऑफ बेली इज द ड्यूटी ऑफ बेलर। यहां बेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेली के राइट्स का ख्याल रखते हुए उसकी जितनी भी नुकसान है, उसका जितना भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 165। सेक्शन 165 क्या डिस्कस करता है, बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ऑनर्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है। कैसे कि सेक्शन 165 में किसी एक ऑनर की बात नहीं की गई, बेलर कोई एक बंदा नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सेवरल जॉइंट ऑनर्स हैं। कोई एक प्रॉपर्टी है, किसी एक गुड्स के मुश्तरका ऑनर्स हैं। अगर मुश्तरका ऑनर सेवरल जॉइंट ऑनर्स हैं तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। सो सेक्शन 165 ये चीज एक्सप्लेन करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें यह कहा गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बेली को कोई एक ऑनर, कोई एक बंदा जो कि इस गुड्स का ऑनर है, वो अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको गुड्स बेल करता है, तो बेली की ये ड्यूटी है कि वो उसी ऑनर को वो गुड्स रिटर्न भी करेगा ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। लेकिन अगर सेवरल ऑनर्स उसके साथ मिल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मिल के गुड्स बेल कर रहे हैं, तो वो उन्हीं तमाम ऑनर्स को ये गुड्स भी रिटर्न करेगा। यानी कि अगर कोई एक बंदा है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकियों की कॉन्सेंट शामिल नहीं है, तो वो उसी बंदे को गुड्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर सेवरल ऑनर्स है तो वो सेवरल ऑनर्स को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 166। सेक्शन 166 क्या कहता है, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू द पर्सन विदाउट एनी टाइटल।
अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, इसके अगर हम टाइटल को समझे तो कोई ऐसा बंदा जो कि बेलर नहीं है, विदाउट टाइटल अगर कोई बंदा गुड्स डिमांड कर रहा है तो उस सूरत में बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सेक्शन 166 के अकॉर्डिंग अगर बेलर कोई ऐसा बंदा है जो कि ऑनर ऑफ द गुड्स नहीं है, वो उस चीज का मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में इंटर हो रहा है विद दी बेली, यानी कि वो बेली को गुड्स डिलीवर कर रहा है, ऑल्दो वो ऑनर नहीं है, लेकिन ये बात बेली को नहीं पता और पर्पस फुलफिल होने के बाद वो बेलर को गुड्स डिलीवर कर देता है, यानी इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इन गुड्स का रियल ऑनर आके अगर बेली से गुड्स डिमांड कर रहा है, अगर वो क्लेम करता है बेली से कि तुम मुझे मेरी गुड्स रिटर्न करो, इन गुड्स का मालिक मैं था, तो उस सूरत में बेली की किसी भी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू रीडिलीवर द गुड्स टू द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 167। सेक्शन 167 किसके साथ डील कर रहा है, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग दी गुड्स बेल्ड, यानी कि जो गुड्स बेल हो चुकी है उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो उसका क्या राइट है। सेक्शन 167 इस थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है, हु इज दैट थर्ड पर्सन। सो एज पर द बेयर एक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 167, कोई भी ऐसा बंदा हु इज नॉट द बेलर, एनी पर्सन अदर देन बेलर, कोई ऐसा बंदा जो कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, अगर वो बेलर से गुड्स डिमांड कर रहा है तो उस सूरत में बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी कोई ऐसा बंदा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं गया लेकिन वो आके डिमांड कर रहा है गुड्स की, तो उस सूरत में बेली उसे कहेगा कि तुम पहले कोर्ट में जाओ और कोर्ट से अपना ऑर्डर लेकर आओ जिसमें तुम अपने टाइटल को क्लियरली मुझे एक्सप्लेन कर सको, यानी कि अगर कोर्ट तुम्हें इंटाइटलमेंट दे रही है रिगार्डिंग दैट गुड्स, अगर तुम्हारा टाइटल क्लेम किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से तो फिर मैं तुम्हें ये गुड्स डिलीवर कर सकता हूँ, इसके अलावा नहीं। यानी बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स तब डिलीवर करेगा जब उसके टाइटल की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि कोर्ट उसके टाइटल को डिक्लेयर कर देगी तब उसे गुड्स डिलीवर की जाएंगी। सो ये थी हमारी डिस्कशन आज की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऊपर, जिसमें हमने सेक्शन 160 से सेक्शन 167 तक डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।